देश में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तीसरा कार्यकाल भी बेहतरीन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद से बीजेपी बेहद उत्साहित है। भाजपा ने हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में शानदार तरीके से अपनी वापसी की, अपना चुनावी उत्साह उसको हासिल किया और फिर विपक्ष खास करके कांग्रेस को फिर से दबाव में ला दिया। कांग्रेस जो कि लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार हार झेलने के बाद बेहद उत्साहित थी, अब उसे अपने गठबंधन के सहयोगियों से बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय साल 2024 में भारत में चौंकाने वाली राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया की वापसी भी देखी गई। इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामी की तरफ से समर्थित उम्मीदवारों के मैदान में मौजूद होने के बावजूद लोगों ने मुख्यधारा की पार्टियों में अपना विश्वास बनाकर रखा। ओडिशा में नवीन पटनायक और बीजेडी रिकॉर्ड 24 साल की सत्ता के बाद बाहर हो गए, जो अपने आप में एक छोटा राजनीतिक भूकंप की तरह ही माना जा रहा है। 2024 में रिकॉर्ड संख्या में देशों ने नई सरकारों को चुनने के लिए मतदान किया। 2024 वो साल भी था जब भारत और दूसरे देशों में राजनीतिक रिश्ते ज्यादा खींचतान भरे रहे, यहां तक कि बीच का रास्ता भी नहीं निकाला जा सका और तनाव की स्थिति सड़कों तक देखने को मिली। 2024 में दुनिया भर के कई देशों में राजनीति ने एक आश्चर्यजनक मोड़ लिया। ये विकास कुछ जगहों पर अभूतपूर्व रहे, कुछ देशों में सनसनीखेज थे। राजनीतिक दलों और जनता के बीच जो रिश्ते हैं वो खराब होते रहे। सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच विभाजन गहराता गया और उनकी आपसी दुश्मनी और ज्यादा बढ़ती हुई चली गई। भारत के पड़ोस में कहीं और श्रीलंका में अनुरा कुमार की जीत की कई लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी और पाकिस्तान लगातार राजनीतिक अराजकता में डूबता हुआ चला गया। यूरोप में फ्रांस और जर्मनी में भी राजनीतिक उथल-पुथल देखी गई। सरकारों ने संसद का विश्वास खो दिया, जिसने नए साल में अनिश्चितता और संभावित संकट का भी संकेत दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत और यूनाइटेड किंगडम की जो कीर कस्टमर है उसमें भारी जीत आश्चर्यजनक रही और जिस गति से सीरिया में बशर अल असद और बांग्लादेश में शेख हसीना जैसी लंबे समय से चली आ रही सरकारें ध्वस्त हुई, उससे पूरी दुनिया उस समय हैरान रह गई। जैसे जैसे साल खत्म हुआ, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संबंध और खराब होते चले गए। अपने शब्दों और काम की वजह से दोनों ही पक्षों ने लोकतंत्र वाली शर्तों के साथ बातचीत के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ी, चाहे संसद के अंदर हो या फिर वो बाहर। भारतीय गणतंत्र के इतिहास में पहली बार विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए असफल प्रयास किया। हालांकि निशाना जगदीप धनखड़ थे, लेकिन निशाना सरकार पर साधा गया। संसद में हंगामा और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना हालात को और गंभीर बना सकता है। चीजों को सामान्य स्थिति में लाने के लिए दोनों ही पक्षों को अपने अपने राजनीतिक और वैचारिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए बातचीत के लिए कुछ बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा हिंदू मंदिरों के खंडरों पर बनाई गई मस्जिदों को चुनौती देने वाले दीवानी मुकदमों की सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद नई जगहों पर इसी तरीके के मुद्दे उठाना स्वीकार्य नहीं है। इस स्टेटमेंट के बाद भी इसकी संभावना नहीं दिखाई दे रही कि 2025 में मंदिर और मस्जिद पर राजनीति बंद हो जाएगी। 2 दशकों से ज्यादा समय से नीतीश ने राजनीतिक और चुनावी असफलताओं को अवसरों में बदला है और अंत में हमेशा टिके रहने में वो कामयाब रहे। उन पर बार बार विचारधारा की जगह राजनीतिक मौका परस्ती चुनने का भी आरोप लगा है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव, जिसमें नीतीश के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। ये चुनाव लंबे समय से बिहार का मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रहे तेजस्वी यादव की राजनीतिक क्षमता की भी परीक्षा होने वाली है। 2013 से दिल्ली की सत्ता पर काबिज अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पहले से कई ज्यादा दबाव में है। केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे और जमानत पर बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। आज केजरीवाल की छवि और उनकी राजनीतिक दोनों ही राजनीति जो है वो दांव पर है। क्या केजरीवाल आम आदमी पार्टी को लगातार तीसरी बार जीत दिला पाएंगे? क्या कामयाब हो पाएंगे? पिछले 10 सालों में भाजपा विवादास्पद कानून को खत्म करने पर बदलाव में कामयाब रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर का विभाजन, राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का विधेयक भी शामिल है। जबकि 2025 में संसद में कम से कम 2 विधेयकों पर विचार किया जाएगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के लिए संविधान संशोधन विधेयक और वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए विधेयक, एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक, जिसे अब संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया है।
साल 2025 में जाति जनगणना का मुद्दा भी गहराता हुआ नजर आने वाला है। एक साल में जब केंद्र सरकार जनगणना प्रक्रिया शुरू करने का इरादा रखती है तो जाति पर बयानबाजी और तीखी हो जाएगी। बड़ा सवाल यहाँ ये होगा कि क्या सरकार जनगणना में जाति को शामिल करेगी। भाजपा अब तक इस कदम को उठाने से बचती रही है। प्रधानमंत्री ने गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को सबसे बड़ी जाति के रूप में परिभाषित किया। BR अम्बेडकर की विरासत पर संसद में स्टेटमेंट और इसकी गूंज सड़क तक सुनाई देना ये बता रहा है कि दोनों ही पक्षों की तैयारी पूरी है, जिसकी धमक साल 2025 में जरूर सुनाई देगी। साल 2025 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के भी रार बढ़ती हुई नजर आएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड की तरह हर राज्य में बीजेपी सरकारें समान नागरिक संहिता लेकर आएगी। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड जनवरी 2025 में लागू होगा। पूर्वोत्तर के राज्यों सहित 14 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। यूसीसी को आगे बढ़ाने के प्रयास राजनीति में कई दरारें भी खोल सकती हैं।